हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज, और उसके अंदर हमने सबसे पहले इश्यू की बात की थी पोल्यूशन, कि क्या होता है पोल्यूशन। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल इज कॉल्ड पोल्यूशन। पॉल्यूशन को कोज कैसे होता है, तो सबसे पहले अपन ने कोजेज ऑफ पॉल्यूशन के बारे में बात की कि कोई भी जो पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन को कोज करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पोल्यूटेंट्स क्या थे? एजेंट्स ऑफ पॉल्यूशन हमने बात की थी, तो उनके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। और एयर पॉल्यूशन के बारे में बेटा हमने बात की थी कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे हम उसको कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से उसके कॉजेज हैं। अब हम एयर पॉल्यूशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बात करने जा रहे हैं साउंड पॉल्यूशन की। किसके बारे में बात करने वाले हैं अपन? साउंड पॉल्यूशन, या जिसे हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन भी। क्या होता है साउंड पॉल्यूशन? साउंड पॉल्यूशन भी ठीक उसी तरीके से कोई एक अनडिज़ायरेबल चेंज है, जैसा कि हम नहीं चाहते, हम एक नॉर्मल वॉइस सुनना चाहते हैं लेकिन कोई हमें चिल्ला के बोलता है, कभी हमें काफ़ी सारे एक लिमिट में हमें कोई चीज़ सुनना पसंद होती है। सपोज़ आप गाने सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो एक लिमिटेड आवाज़ में आपके चारों तरफ 100 स्पीकर लगा दिए जाएँ और ज़ोर से बजाए जाए, क्या आपको पसंद होगा? बिल्कुल नहीं। तो बेटा इसी तरीके से हम सिंपली बोलते हैं कि कोई भी अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड जो है वो क्या क्रिएट करता है? नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करता है, या साउंड पॉल्यूशन जो है उसे क्रिएट करता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या होता है? इंक्रीज इन द नॉइज इन एटमोसफियर इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी आप म्यूजिक है, कुछ भी, कोई भी साउंड एक लिमिटेड रेंज तक आपको पसंद है। सपोज आप घर पे बैठे हैं, किचन के अंदर बहुत सारे जो बर्तन हैं वो एक साथ धमाधम गिर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसी जो पैनिक होता है, जो हमारे हमारे जो ईयर्स हैं वो सुन नहीं सकते कि हाई इंटेंसिटी की जो साउंड है, एक नॉर्मल रेंज ही हम लाइक करते हैं। अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा इंटेंसिटी की साउंड हमारे कानों में सुनने को मिलती है तो वो एक तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन, वो हमें इरिटेशन, काफ़ी सारे कोजेज, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उनके बारे में भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं साउंड ज़्यादा होने से। आपको खुद को भी पता है, मेनली इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है, और क्या क्या होते हैं। और भी हम, ये तो हमने जनरल एग्जाम्पल लिया, तो अपन यहाँ पे और एग्जाम्पल्स के थ्रू ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो बेटा अब अपन आगे बात करते हैं। नॉइज इज ए लाउड एंड अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड। नॉइज क्या है? अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड है। लाउड, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड जिसे हम सुनना पसंद नहीं करते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड पोल्यूशन बोलते हैं एक तरीके से। कोजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, कौन कौन से कोजेज हैं नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन कौन कौन से, किन किन से हमें नॉइज पोल्यूशन देखने को मिलता है? इंडस्ट्रीज, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो मशीनें हैं वो भी क्या कोज करती हैं बेटा? साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन को कोज करती हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां चलती हैं, कभी आपको ट्रैफिक में अपने को इरिटेशन जनरली कोज होती है। क्यों? क्योंकि पॉ पॉ हॉर्न जैसी बत्ती होती है, तो वहाँ पे सिग्नल के ऊपर जैसी गाड़ी रुकती है तो कैसे एक दूसरे के पीछे हॉर्न, इनके साउंड इतना ज़्यादा होता है कि हमें इरिटेशन होती है, हेडेक होने लगता है। तो ये भी एक क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी एक साउंड है, नॉइज पोल्यूशन को कॉज करता है। ठीक इसी तरीके से लाउड स्पीकर्स हैं एंड जेट प्लेन्स हैं, ये तो हमें बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं जेट प्लेन्स का तो, लेकिन लाउड स्पीकर्स हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी के अंदर हम लाउड स्पीकर्स को बजाते हैं, तो उसकी जो साउंड है वो भी क्या कोज करती है? नॉइज पोल्यूशन कोज करती है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि हम मेज़र करते हैं कि कितना जो इंटेंसिटी है, जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए, किस यूनिट के अंदर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बारे में बेटा अपन बात करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला 1 बेल या डेसिबल, आपने हार्ट्ज के अंदर भी सुनी होगी। तो 1 बेल का मतलब होता है 10 डेसिबल। इसको डीबी से अपन डिनोट करते हैं, डीबी से हम इसको डिनोट करते हैं, और हर्ट्ज के अंदर भी हम साउंड को मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नॉर्मली 25 डेसिबल द एटमोसफियर में बी पीसफुल, अबाउट 80 डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। 80 से अबव जो होता है वो एक नॉइज पोल्यूशन के अंदर हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं।
या 80 या 100 से अबव जो भी है उसको हम किस में इंक्लूड कर लेते हैं बेटा, नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे अपन ने बात की कि पीसफुल साउंड की जो बात की 25 तक बिल्कुल शांत जो वातावरण होता है वो 25 डेसिबल तक हमें पीसफुल लगता है, काफ़ी अच्छा फील होता है उसके अंदर। अब अपन थोड़ा आगे बात करते हैं यहाँ पे कि इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट कैम इनटू फोर्स इन 1981 के अंदर ये एक एक्ट बना, क्या, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन का एक्ट बना 1981 के अंदर, बट वॉज एमेंडेड 1987 टू बी इंक्लूड नॉइज पोल्यूशन एज एयर पोल्यूशन, कि 1987 के अंदर नॉइज पोल्यूशन को भी एयर पोल्यूशन के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। तो ये बात आपको क्या है ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर डेट्स पे अपने को क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन डेट्स के बेसिस पे पूछ लिए जाते हैं। अब बेटा अपन आगे बात करते हैं, हाई साउंड लेवल 150 dB और मोर जनरेटेड बाय टेक ऑफ जेट प्लेन, जब जेट प्लेन वगैरह टेक ऑफ करते हैं तो इससे भी ज़्यादा हमें साउंड देखने को मिलती है 150 डेसिबल, जो कि क्या कोज करती है, जो कि क्या क्रिएट करती है, जो भी पर्सन है जिनके भी घर हैं वो एयरपोर्ट के पास में है बिल्कुल, इसीलिए वो काफ़ी आउटसाइड ऑफ द सिटी होते हैं वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसे भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो 150 डेसिबल से ज़्यादा होती है। वहाँ पे कोई पास में खड़ा है तो वो उस साउंड को सहन नहीं कर सकता, और इससे ज़्यादा इंटेंसिटी की जो साउंड होती है बेटा वो क्या क्रिएट कर सकती है, हमारी परमानेंट टेम्परेरी हियरिंग लॉस हो सकता है, हमें सुनाई देना बंद कर सकता है, क्योंकि हमारे ईयर ड्रम्स के ऊपर इससे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की साउंड जाएगी तो हमारे ईयर ड्रम्स हैं वो रप्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रॉकेट में डैमेज ईयर ड्रम्स, ये किसको डैमेज कर सकते हैं, ईयर ड्रम्स को, दस द परमानेंट इंपेयरिंग हियरिंग एबिलिटी, और हम परमानेंटली क्या हो सकते हैं, डम्ब हो सकते हैं, हमें सुनाई देना बंद कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं नॉइज कोजेज स्लीपनेसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीटिंग, ऑल्टर्ड ब्रीथिंग एंड ऑल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न। देखो नॉइज पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास में अगर साउंड पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो हमें हमारी नींद में भी क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, हम अच्छे से सो नहीं सकते हैं, हमारी हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ होगी और हमारी ब्रीथिंग है वो भी ऑल्टर्ड होगी, उसका भी जो पैटर्न है वो बिगड़ जाएगा, ब्रीथिंग रेट अप्स एंड डाउन्स जा सकती है। देखो सिटीज़ के अंदर जनरली क्या है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स इंप्लीमेंट किए नॉइज़ पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स निकाले, आपने देखा भी होगा जितनी भी सिटीज़ हैं, जितनी भी शादियाँ हैं, मैरिजेज होती हैं, पार्टी फंक्शंस होते हैं, आफ्टर 10 o'clock PM के बाद में क्या किया जाता है कि साउंड जो है उसको कम किया जाता है, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर ये पार्टी फंक्शंस में हाई साउंड यानी लाउड स्पीकर्स इन पे कंट्रोल किया गया है। तो इसी बेसिस पे अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रेंज की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कि जो साउंड की इंटेंसिटी है उसकी हम बात कर लेते हैं कि वेरी क्वाइट साउंड की जो इंटेंसिटी होगी वो होती है 20 to 30 डेसिबल, ठीक है बेटा, एंड क्वाइट साउंड की जो इंटेंसिटी होती है वो 30 to 35 से 50 डेसिबल के बीच में होती है रेंज। नॉर्मल वॉइस जो होती है वो 55 डेसिबल की होती है, एंड अनकंफर्टेबल जो होती है वो होती है 0 to 100 डेसिबल अनकंफर्टेबल होती है, ये मतलब हमें अच्छा नहीं लगता इतना सुनना, वैसे कई जगह पे 130 भी दे रखा है। पेनफुल जो होती है वो अबव 130 होती है, वो पेनफुल होती है कि काफ़ी हमें प्रॉब्लम होती है, जो कि अपन जेट प्लेन से थोड़ी कम, बहुत ज़्यादा तेज़ हज़ारों स्पीकर बज रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी जो साउंड होती है वो काफ़ी हमें क्या होती है, पेनफुल होती है। साउंड पोल्यूशन एक बहुत ही ईजी सा टॉपिक था जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इजी है, एनसीईआरटी बेस्ड भी आप इसको पढ़ोगे तो आपका काम इजीली चल जाएगा, कुछ चीज़ें हैं जो आप ना करो तो भी चल जाएगा, बट यहाँ पे अपन थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। अब बेटा अपन आगे चलते हैं और आगे चलकर अपन डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन, एक केस स्टडी ऑफ दिल्ली, एक केस स्टडी ऑफ दिल्ली के बारे में अपन बात कर रहे हैं। दिल्ली के ऊपर एक केस स्टडी की गई
कि उसको कंपेयर किया गया, देखा गया कि और सिटीज़ की कंपैरिजन में जब केस स्टडी हुई तो पता चला कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मोस्ट 41 पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें से जो 4th रैंक लेकर बैठा है वो कौन था? दिल्ली था। फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने सडनली, जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने PIL फाइल की। PIL क्या होती है? PIL की फुल फॉर्म ये देखो, ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनको आपको लर्न करना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। PIL फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया इसके अगेंस्ट। कुछ टाइम पीरियड दिया गया कि जिसके अंदर कुछ बहुत सारे नॉर्म्स बनाए गए, बहुत सारे रूल्स बनाए गए कि क्या क्या हमें चेंज करना है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दिल्ली के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट हो गया था कि काफ़ी, जब हम रोड की बात करते हैं, घर के बाहर देखें तो काफ़ी एकदम पार्टिकुलेट मैटर, बिल्कुल पोल्यूशन ही पोल्यूशन था। अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, कौन कौन से मेनली जो रोल प्ले करते हैं, तो मेनली जो सिटीज़ होती हैं उनके अंदर व्हीकल्स का जो रोल होता है वो काफ़ी मेन होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जितनी ज़्यादा वहाँ की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही ज़्यादा घरों में गाड़ियाँ हैं, तो इनसे जो पोल्यूशन है इस पर कंट्रोल करना, तो काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू। तो अपन बेटा 1 बाय 1 बात करते हैं। जैसे ही देखो इन 1990, ये डेट्स हैं, ये आपको लर्न करनी है, जितनी भी यहाँ पे डेट हैं ये सारी आपको ध्यान में रखनी है। दिल्ली रैंक्ड 4th among the 41 most polluted cities in the world and PIL was filed in Supreme Court of India। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर PIL फाइल की गई कि यार पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रेट पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही PIL फाइल की गई तो वही स्विच ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ध्यान दिया गया। जितनी भी बसेज थी, जो पुरानी बसेज चल रही थी, जितनी भी थी, उनको सबको क्या किया गया, जितनी भी सिटी बसेज जो भी थी उनको डीजल टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। अब CNG के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, क्या बेनिफिट हुआ CNG के बारे में हम बात करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं कि तो सर ऐसा क्या हुआ कि CNG के अंदर कन्वर्ट करने से क्या चेंजेस आए। देखो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मेनली बात की थी ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स के बारे में बात की थी कि जो व्हीकल्स हैं वो ज़्यादातर जो भी लेड होता है, जो भी वो हाइड्रोकार्बन्स, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को वो रिलीज़ करते हैं। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स टॉक्सिक्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। लाइक हार्मफुल गैसेज होती हैं, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, जितनी भी ये कुछ गैसेज हैं, हाई रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मतलब काफ़ी सारी टॉक्सिक गैसेज भी उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो हमने बात भी की थी कैटालिटिक कन्वर्टर की, हमने बात की थी कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर है वो रोल प्ले करता है। तो क्या किया गया कि पहले तो उनको, बाकी की जो गाड़ियां थी उनको CNG के अंदर किया गया। अब CNG जो है पेट्रोल एंड डीजल के कंपेयर में कैसे अच्छा है, CNG बर्न्ड मोस्ट एफिशिएंटली, कंप्लीटली बर्न होता है, CO कंप्लीटली बर्न होता है, बीच रेस्ट ऑफ कोई भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, ज़्यादा बहुत ही लेस अमाउंट में हाइड्रोकार्बन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं, बहुत लेस केमिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं CNG के थ्रू। ठीक है, अच्छे से ये पूरी तरह बर्न होता है। वेरी लिटिल ऑफ इट लेफ्ट अनबर्न्ड, बहुत ही कम अनबर्न्ड बचता है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होता है। चीपर देन पेट्रोल, सस्ता होता है पेट्रोल के कंपैरिजन में। एंड कैन नॉट साइफंड बाय थीव्स, चोरों के द्वारा चुराया भी नहीं जाता है। गैस को कोई चुरा सकता है क्या? पेट्रोल डीजल की तो टैंकर भर के ले जा सकते हैं, गैस को कैसे चुराएगा कोई? आएगा उस तो ऐसे थोड़ी कि सीधा किसी पीपे में डाल के ले गया, तो ये पॉसिबल नहीं है इसको चुराना। तो ये काफ़ी सारे बेटा बेनिफिट्स हैं किसके, CNG के। ये काफ़ी सारे हमने पॉइंट हैं जिन पे हमने बात की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि और कौन कौन से, भाई सारी बसेस को तो कर दिया चेंज, अब और पर्सनल व्हीकल्स रह गए, तो उनको क्या किया गया, उनके लिए कुछ नॉर्म्स बनाए गए। तो इनके बारे में अपन बेटा बात करते हैं 1 बाय 1। रिड्यूसिंग व्हीकुलर पोल्यूशन इंक्लूड फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल। सबसे पहला काम क्या किया गया कि जो भी पुराने व्हीकल थे, कुछ होते हैं जिनको शादी हुई, गाड़ी मिल गई और जब तक उनके बच्चे भी वही चला रहे हैं, ठीक है, कि शादी हुई थी, पापा को मिली थी गाड़ी शादी में, बच्चे बड़े हो गए, वो भी कॉलेज लेके जा रहे हैं, मतलब तो अब गलत बात नहीं है, ले जा सकते हैं, लेकिन
काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी पुरानी हो गई वो गाड़ियाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेडेड पेट्रोल, लेड हुआ, तो वो ये काफ़ी ज़्यादा अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स रिलीज़ करते हैं, क्योंकि उनका इंजन जो है वो इतना अपग्रेड नहीं होता, इतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं करता, तो वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को ज़्यादा रिलीज़ करता है, तो वो ज़्यादा पोल्यूशन कोज करेगा। अब ज़्यादा पोल्यूशन बेटा कोज करेगा तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा इन्वायरमेंट के अंदर। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी पुराने व्हीकल्स थे उनको रिमूव किया गया, उनको हटा दिया गया। जो 5-10 साल पुरानी गाड़ियाँ थी उनको कहा कि भाई या तो एक्सचेंज कर लो, या इनको बेच दो, या इनको सिटी से आउट किया गया उनको। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ किया गया, कि जिसके अंदर लेड फ्री पेट्रोल। और नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल। लो सल्फर एंड डीजल वाले फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ किया गया, कि गाड़ियों के अंदर जो डीजल और पेट्रोल है वो लो सल्फर कंटेंट होना चाहिए उनके अंदर, ताकि इन्वायरमेंट के अंदर सल्फर कंटेंट जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है वो रिलीज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रिगनेंट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स। कठिन से कठिन नॉर्म्स बनाए गए कुछ व्हीकल्स के लिए, जिसके थ्रू वो उन नॉर्म्स के थ्रू अगर वो पास हो रहा है तभी वो मार्केट के अंदर जाएगा। कंपनियों के साथ में डीलें की गई, तो इसको अपन ने बात करते हैं। ये कौन कौन से नॉर्म्स थे, क्या क्या होना चाहिए था इनके अंदर, तो इनके बिहाफ पे अपन बात करेंगे। देखो मेनली जो ये नॉर्म्स बनाए गए, इनके अंदर की इंजन की क्वालिटी कैसी है, कितना पोल्यूशन वो कर रहा है, उसकी कुछ मेजरमेंट रखे गए कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन वो क्रिएट कर रहा है। तो उसी के बेसिस पे जो ये यूरो नॉर्म्स के नाम से जाना लगा, यूरो नॉर्म्स 2, यूरो नॉर्म्स 3, तो इनको आगे फिर BS1 BS2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, इसी के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं अपन यूरो 3 नॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल, यानी जो स्टिपुलेट दैट सल्फर बी कंट्रोल्ड 350 पार्ट्स पर मिलियन in diesel and 150 parts per million in petrol, and aromatic hydrocarbons are to be contained at 42% of concerned fuel। कि यहाँ पे ये इतना अमाउंट में ये जो रिलीज कर रहे हैं, उसको फ्यूचर में क्या देखना चाह रहे थे कि इन चीज़ों को इनको रिड्यूस किया जाए, कि 50 पार्ट्स पर मिलियन इन दोनों में से, पेट्रोल एंड डीजल जो हैं, पेट्रोल एंड डीजल में से 50 पार्ट्स पर मिलियन, 50 ppm क्या किया जाए, दोनों को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, यानी ये 50 होना चाहिए, ये भी 50 होना चाहिए, ये भी 50 होना चाहिए, जो कि 350 ppm पार्ट्स पर मिलियन जो सल्फर कंटेंट है इनके अंदर ये रिलीज कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करके 50 ppm तक लाया जाए। और जो कि ये 42% ऑफ कंसर्न फ्यूल है, इसको 35% पे लाया जाए। ये कुछ इनके गोल्स थे। द गोल्स अकॉर्डिंग टू द रोड मैप इज टू बी रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल। सल्फर जो है पेट्रोल एंड डीजल के अंदर 50 ppm पे आना चाहिए। कहाँ से? 350 और 150 ppm से कितने पे आना चाहिए? 50 ppm के ऊपर। और जो 42% फ्यूल है वो 35% पे आना चाहिए, जो कंसर्न फ्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारे नॉर्म्स बनाए गए, और उसके अंदर बहुत सारे और भी एडिशन किए गए, काफ़ी सारे एडिशंस किए गए। अब यहाँ पे बेटा एक आपको टेबल दिखाई दे रही है। मैंने क्या बोला कि नॉर्म्स को फिर BS के नाम से जाने लगे, यानी भारत स्टेज के नाम से। जो ये BS है, BS1, BS2, BS3, 4, 5 एंड 6, तो कुछ इस तरीके से ये किए गए। अपनी NCERT के अकॉर्डिंग अपन ने एक टेबल दी हुई है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। अभी तो BS6 चल रहा है, BS4 था, उससे पहले BS3 था, तो ये काफ़ी सारे हैं। तो उनके अंदर किया क्या जाता है, जो इंजन है बेटा, जो हम भी व्हीकल्स यूज़ करते हैं, उनके इंजन के अंदर अपग्रेडेशन किया गया, कि उसके इंजन को अपग्रेड किया गया। उसके इंजन को अपग्रेड करने से होगा क्या? उसके इंजन को अपग्रेड किया गया तो हमें क्या मिला कि अपग्रेड करने से क्या हुआ कि एक तो लेस पोल्यूशन रिलीज़ करेगा, उसकी साउंड भी कम होगी, दोनों बेनिफिट सारे चेंजेस किए गए, कि आवाज़ भी गाड़ी कम करती है, और जो उसके इंजन के अंदर जो पोल्यूशन है वो भी वो क्या करती है, कम करती है, कम से कम अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करती है। और उन व्हीकल्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर का यूज़ किया गया। अब मेन बात आपको बेटा क्लियर हो चुकी है।
अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो ऐसी एक टेबल है, उसको आपको लर्न करना है कि ये टाइप्स ऑफ व्हीकल हैं, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर, ठीक है, यानी कार, ट्रक, स्कूटर और ऑटो। ये काफ़ी, इसमें फोर व्हीलर में ट्रक्स आ गए, इधर फोर व्हीलर में अपन कार, बाइक, ये सब इंक्लूड कर लेते हैं। अब अपन बेटा बात करते हैं कि इंप्लीमेंट कब हुए, कौन कौन सी सिटीज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, कौन कौन सी सिटी में इंप्लीमेंट हुए। देखो BS3 जो आया, भारत स्टेज 3, ये थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010 के अंदर, अक्टूबर 2010 के अंदर पूरे कंट्री के अंदर BS3 इंप्लीमेंट हुआ कि भारत स्टेज 3 की जो गाड़ियां हैं वही रोड पर चलेंगी, उससे लोअर अपग्रेडेशन वाली गाड़ियां रोड पे नहीं चलेंगी। क्लियर है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं फोर व्हीलर, भारत स्टेज 4 यानी BS4 की हम बात करते हैं। BS4 ये 13 मेगा सिटीज के अंदर इंक्लूड किया गया। देखो इनको याद कर लेना, दिल्ली एंड NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ, सोलापुर, सिंस 2010 ये जो 13 मेगा सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, इनके अंदर BS4 अप्रैल 2010 के अंदर लागू कर दिया गया है कि यही गाड़ियां चलेंगी, बाकी की सब हटा दी जाएंगी। ठीक है बेटा। इसी के आगे अपन बात करते हैं थ्री व्हीलर्स की, हम बात करते हैं भारत स्टेज 3 व्हीलर्स की, यानी जो ऑटो रिक्शा, इनके अंदर जो BS3 है वो आया सिंस अक्टूबर 2010, यानी इसी के साथ में ही थ्रू आउट द कंट्री BS3 यहाँ पे आ गया ऑटो और इनके लिए भी। अब अपन टू व्हीलर की बात करते हैं। टू व्हीलर्स के अंदर भारत स्टेज 3 थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2010 के अंदर ही बेटा इनके अंदर भी आ गया। तो हमें ये जो टेबल है ये हमें लर्न करनी है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। क्यों किया गया, क्या इंप्लीमेंटेशन, एक बार अगर मैं इसको शॉर्ट एंड समराइज करूँ, सीधी सी बात है कि केस स्टडी दिल्ली की बात की गई, फिर यहाँ पे ओवरऑल बात की गई, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन था वो हाईली इंक्रीज हो रहा था। इन शॉर्ट एंड स्वीट अपन बात करते हैं कि PIL फाइल की गई, 1990 की बात है। उसके बाद में जैसे पोल्यूशन बढ़ा, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल की। PIL फाइल करने के बाद में गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया, कोई टाइम पीरियड दिया गया कि गाड़ियां जो हैं वो अपग्रेड करनी चाहिए, उनको कन्वर्ट की, वहाँ पे जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसके अंदर जो बसेस थी उनको CNG के अंदर कन्वर्ट किया गया। CNG के बेनिफिट्स अपन ने, चीप है, काफ़ी चीपर है, काफ़ी सस्ती है और लो लेवल में ही वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को एमिट करती है, रिलीज करती है। तो ये कुछ रीजंस थे बेटा जिसकी बिहाफ पे CNG यूज़ की गई और फिर कुछ नॉर्म्स बनाए गए, कठिन से कठिन कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स का यूज़ किया गया, ताकि रूल बनाए गए जिसके बिहाफ पे जो ओल्ड व्हीकल्स थे उनको हटा दिया गया, इंजन के अंदर अपग्रेडेशन लिया और इसी के बिहाफ पे ये कुछ कहाँ पे कब ये इम्प्लीमेंटेशन, ये नॉर्म्स या भारत स्टेज BS1, BS3, BS4 ये कब लागू हुए, तो ये हमारे पास में चार्ट है जिसके थ्रू हम इजीली लर्न कर सकते हैं। अब अपन बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर अपना जो एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, वो कंप्लीट होता है और इससे आगे आज अपन थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है वाटर पोल्यूशन। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है, हमें इस पर ज़्यादा वो नहीं करना, इसको इजीली हमें डिस्कस करना है। तो बेटा अब अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पे वाटर पोल्यूशन की, कि क्या होता है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन को एक बार यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो वाटर पोल्यूशन, देखो पोल्यूशन वो ये कोई भी अनडिजायर्ड चेंज होना, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल, किसी भी तरह का अनडिजायरेबल चेंज होना वाटर के अंदर, वो एक वाटर पोल्यूशन हो गया। पोल्यूटेंट का एडिशन होना जो कि पोल्यूशन कोज करता है, एजेंट्स ऑफ पोल्यूशन के थ्रू पोल्यूशन कोज होगा, सिंपली वही बात है। तो यहाँ पे द वाटर पोल्यूशन इज कोज्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, केमिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल मटेरियल विच चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे, वाटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को बदल दे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पानी का, जैसे कि कलर चेंज हो गया, पानी कम हो गया, पानी का लेवल कम हो गया इम्प्योरिटीज़ होने की वजह से, कैसे हुआ वो सारी बातें करेंगे। केमिकल, कुछ केमिकल्स का एडिशन हो गया, कुछ केमिकल चेंजेस आ गए, कुछ टॉक्सिक्स प्रोड्यूस हो गए वाटर के अंदर। तो किसी भी तरह का जो चेंज हो जाता है किसकी वजह से, बायोलॉजिकल मटेरियल या केमिकल, कैसा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक जो मैटर होगा वो वाटर के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा कोज करेगा। ये कोई पानी है बेटा, ये कोई वाटर है, कोई पॉन्ड मान लो, इसके अंदर आपने किसी भी तरह की कोई भी एक इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी, मे बी ऑर्गेनिक एंड मे बी इनऑर्गेनिक, ठीक है, या तो वो ऑर्गेनिक हो सकता है या वो इनऑर्गेनिक हो सकती है। कैसी भी इम्प्योरिटीज हमने वाटर के अंदर ऐड की तो वो क्या कोज करेगा बेटा, वाटर पोल्यूशन। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, वाटर पोल्यूशन कोज होगा यहाँ पे। और इससे वाटर के किस में चेंज होगा, फिजिकल या कोई भी केमिकल चेंज, फिजिकल या केमिकल चेंज होने की वजह से, ठीक है, फिजिकल या केमिकल चेंज होने की वजह से क्या होगा, वाटर के अंदर पोल्यूशन क्रिएट होगा। अब यहाँ पे बेटा अपन बात करते हैं कि इम्प्योरिटीज कहाँ से आती हैं, वाटर पोल्यूशन कहाँ से कोज होता है, क्या किस वजह से होता है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि वाटर पोल्यूशन कोज्ड बाय मेनी सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूशन के लिए, सच एज सीवेज वाटर, ठीक है, नालियों का गंदा पानी जो आता है, मे बी वो डोमेस्टिक सीवेज हो सकता है, कोई फैक्ट्रीज से निकलने वाला कचरा है, जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, चिमनियाँ लगी हुई हैं, नदी के अंदर जा रही हैं, तो वो क्या कोज कर रही हैं, वाटर पोल्यूशन कोज कर रही हैं। क्या होगा उसके अंदर, जो भी यहाँ से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनसे जा रहा है तो उसके अंदर भी क्या होंगे, केमिकल्स होंगे हार्मफुल, जो टॉक्सिक्स हैं, ऑयल निकल रहा है, तो वो भी क्या कोज कर रही हैं, वाटर पोल्यूशन कोज कर रही हैं। नेक्स्ट लेवल पे अपन बात करते हैं डोमेस्टिक सीवेज की बात करते हैं, घरों से जो नालियाँ निकल रही हैं, सब्जी का कचरा है, और भी है, यूरिन है, एक्सक्रीटा है, तो यूरिन एक्सक्रीटा में ओनली यूरिया नहीं है, बहुत सारी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो पिल्स का यूज़ करती हैं, एंटी प्रेगनेंसी पिल्स का यूज़ करती हैं, उनके अंदर कितने सारे टॉक्सिक्स हैं, कितने सारे केमिकल्स हैं, जितने भी जो पर्सनस हैं, हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर जितनी भी तरह की डिजीज़ होती हैं, पर्सन जो हैं वो टैबलेट्स ड्रग्स इंटेक करते हैं, तो यूरिन के थ्रू वो सारे के सारे वाटर के अंदर जाते हैं, जो कि किसी भी पर्सन के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं, जो कि वाटर को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कोज कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर कोजेज हैं, काफ़ी सारे कोजेज हैं, इनके बारे में बेटा अपन काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। और इसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको फिर भी आइडिया दे देता हूँ कि वाटर पोल्यूशन है क्या। कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड करने से उसकी कोई भी चेंज होना, फिजिकल या केमिकल चेंज होना, यही क्या है, एक वाटर पोल्यूशन है। तो इसी के बिहाफ पे एक लाइन मैंने यहाँ पे ऐड की है बेटा। यहाँ पे अपने बात की है कि एक बार वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय मैनी सोर्सेज सच एज सीवेज मैटर की हमने बात की है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात की है, जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है वो भी कहाँ जाएगा, इसी के अंदर जाएगा, नालियों में जाएगा, पानी के जो बड़े बड़े पॉन्ड हैं इनके अंदर जाएगा, और क्या क्रिएट करेगा, वाटर पोल्यूशन। एग्रीकल्चरल वेस्ट की हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो एग्रीकल्चर, जो भी आप एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी सारे खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो बेटा उसके अंदर भी हम काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं उनका यूज़ करते हैं उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो जैसे बारिश होती है तो वहाँ से जो भी हमने केमिकल्स वगैरह यूज़ किए हैं उसके अंदर, सॉइल के अंदर, तो वहाँ से वो रन ऑफ होकर कहाँ जाते हैं, नदियों के अंदर या तालाबों के अंदर पहुँचते हैं। तो ये भी एक तरीके का वाटर पोल्यूशन कोज कर रहा है। नेक्स्ट वन, डोमेस्टिक वेस्ट की हमने बात की, घरेलू जो वेस्ट निकलता है, जो भी हमने झाड़ू का कचरा, कुछ भी जो वेस्ट निकलता है, पैकेट्स हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की हम बात करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो सारे बायोडिग्रेडेबल हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल तो प्लास्टिक, पॉली बैग, ये सब हैं, ये भी इम्प्योरिटीज़ कोज करती हैं। उसके अंदर वो वाटर के अंदर जाएंगी और वाटर के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है उसको वो इफ़ेक्ट करती हैं। एक्वेटिक लाइफ के साथ साथ में वो हमें टेरेस्ट्रियल लाइफ को भी इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि वाटर तो एक बहुत ही एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमें इंटेक करते हैं। तो हमें वाटर पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या क्या मेजरमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक यहाँ पे पॉइंट है मेरे पास में, वाटर हैविंग ए डिजोल्ड ऑक्सीजन, यानी DO बोलते हैं, पानी के अंदर जो डिजोल्ड ऑक्सीजन होती है, कंटेंट बिलो 8 मिलीग्राम लीटर इनवर्स में बी कंसिडर्ड एज कॉन्टामिनेटेड, यानी उसको अपन पोल्यूटेड वाटर बोलते हैं।
उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टामिनेटेड, यानी थोड़ा गंदा पानी उसको अपन बोल सकते हैं। और बिलो 4.0 मिलीग्राम लीटर इनवर्स इज हैवीली पोल्यूटेड। देखो बेटा सीधी सी बात है कि डिजोल्ड ऑक्सीजन जो होती है वाटर के अंदर, उसका कंजप्शन कब बढ़ेगा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर जाएगा, कचरा जाएगा, उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फीड करेंगे। जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें होंगे तो उसके अंदर जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जितना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा उसके अंदर डिजोल्ड ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी लेस होता जाएगा, डिजोल्ड ऑक्सीजन है वो कम होता जाएगा। कौन कौन से वाटर पोल्यूशन के फैक्टर्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, बट आज के लेक्चर में नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले अगले लेक्चर के अंदर। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, तो उसके अंदर बेटा ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको इसका इंट्रोडक्शन हुआ है वाटर पोल्यूशन का, और इसमें अपन डिटेल में बात करेंगे। प्लीज़ नोट डाउन।